हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य के शरीर में जब भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन किस प्रकार से किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है और उन क्रियाओं में कौन कौन से मानव शरीर के अंग अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ अवस्थाएं होती हैं उनको देखेंगे, यानी कि पाचन की जो क्रिया है कुल 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो देखिए, मैंने इधर में आपको फिगर बनाया है और मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जरूरी यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके कि कॉन्सेप्ट क्या है मनुष्य के शरीर में भोजन पचने का, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे बिल्कुल, और कोई भी क्वेश्चन इसके बाद में इस चैप्टर से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहां से हो जाता है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। कहां से? मुंह से शुरू हो जाता है। और ये जो बॉडी, मैंने इस बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे माउथ कहाँ पे है, ये माउथ से शुरू हो जाता है। और जब भी हम भोजन करते हैं यानी भोजन खाते हैं तो हम अपने हाथों के द्वारा मुंह तक ले जाते हैं, और जैसे ही मुंह में भोजन को रखते हैं वैसे ही कुछ क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि मुंह में दांत पाए जाते हैं, और दांतों का वर्क क्या होता है कि भोजन के जटिल स्वरूप को, भोजन के जटिल स्वरूप को, भोजन कैसा होता है, जटिल स्वरूप में होता है, जटिल स्वरूप में होता है, बड़ा बड़ा उसका टुकड़ा होता है भोजन का, तो उसको दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे सरल स्वरूप में बदल देते हैं। कैसे? सरल स्वरूप में बदल देते हैं। दांत यहाँ पर अपना वर्क करते हैं और ये कैसे रूप में बदल देते हैं, सरल रूप में बदल देते हैं। भोजन को सरल रूप में बदल देते हैं, जटिल रूप से सरल रूप में बदल देते हैं भोजन को चबा करके। और यहीं पर होता क्या है कि मुंह के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहां पर? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार का स्रावण करती हैं। यहाँ से लार का स्रावण करती हैं। तो जैसे ही लार ग्रंथियां अपना कार्य करती हैं, लार का स्रावण करती हैं, वैसे ही होता क्या है कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, टाइलिन। टाइलिन, या इसी को बोला जाता है इमाइलेज। इमाइलेज। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसका नाम, इसका जिक्र हम करेंगे आगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अंत जब वीडियो का होगा तो वहां पर भी सेम इसी प्रकार का एक और वर्ड होगा, वो भी एंजाइम ही होगा, उसका नाम होगा एमाइलेज। एमाइलेज। तो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग है। टाइलिन को ही इमाइलेज कहते हैं, और एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये एकदम अलग होता है। ठीक है, तो टाइलिन जो होता है, टाइलिन का वर्क क्या है कि टाइलिन मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसमें माल्टोज में बदल देता है। ध्यान रखना, लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो होता है मंड या माल्टोज को किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। और दूसरी बात, यहीं पर मुंह में ही, लार में ही क्या पाया जाता है, एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है कि जितने भी हानिकारक कीटाणु जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, सॉरी कीटाणु जीवाणु आगे होंगे, तो जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह में आते हैं उनको क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।
तो ये कुछ मुख के अंदर के पार्ट्स थे जिनके विषय में आपने बताया। जैसा कि यहाँ पर जैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो पहली जो क्रिया हुई, पहली क्रिया पाचन में अंतर्ग्रहण होती है। भोजन को हम अपने मुंह तक ले जाते हैं और मुंह में जैसे ले आते हैं वहां से पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि वहां पर होता है क्या है कि दांत अपना वर्क करते हैं, लार अपना वर्क करती है और उसके बाद में जब एक समय होता है कि भोजन अपने जटिल स्वरूप से सरल रूप में बदल जाता है, उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है एक नली जैसी, ये इसको बोलते हैं ग्रास नाल। क्या बोलते हैं? ग्रास नाल। तो ग्रास नाल के माध्यम से भोजन पहुंचता है आमाशय में। ये है आमाशय आपका, आमाशय में भोजन पहुंचता है। ग्रास नाल के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है वैसे ही आपको पता है कि आमाशय से कुल 4 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है। आमाशय कुल कितने प्रकार के एंजाइम का स्रावण करता है? 4 प्रकार के एंजाइम का स्रावण करता है आमाशय। पहला हो गया उसमें से HCl, दूसरा हो गया जठर रस, तीसरा हो गया रेनिन और चौथा है आपका पेप्सिन। चौथा कौन सा है? पेप्सिन। ठीक है, चौथा कौन सा है? पेप्सिन। तो ये 4 एंजाइम हैं जो आमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। कौन? कितने एंजाइम हैं? 4 एंजाइम। उनमें से पहला कौन सा है? HCl अम्ल होता है, दूसरा जठर रस होता है, तीसरा रेनिन होता है और पेप्सिन। तो आपको बता दें कि HCl अम्ल जो होता है आमाशय से स्रावित होता है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं इनको क्या करता है? इनको गला देता है आमाशय में ही। भोजन के साथ कुछ कंकड़ पत्थर छोटे छोटे पहुंच जाते हैं हमारे पेट के अंदर आमाशय में, तो उनको HCl अम्ल क्या करता है? गला देता है। और दूसरी बात, ये भोजन को अम्लीय स्वरूप प्रदान करता है। अम्लीय स्वरूप भोजन को प्रदान करता है। किसको? भोजन को अम्लीय स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, HCl अम्ल। इसके साथ ही जितने भी कीटाणु जीवाणु होते हैं इनको भी HCl क्या करता है? मार देता है। आगे बात करें तो जठर रस की बात करें तो आमाशय में ही जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिनसे उदर रस या जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस को ही उदर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर रस भी कहते हैं। जठर रस को ही उदर रस भी कहते हैं या इसी को श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। तो जठर रस का कार्य क्या होता है? जठर रस जो होता है ये आमाशय में जो HCl का स्रावण होता है, HCl का जो स्रावण होता है उसको आमाशय से HCl का स्रावण होता है और HCl का अगर स्रावण जो है, HCl अगर अधिक मात्रा में आमाशय में बन जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम हिंदी में कहें तो अति अम्लता के कहते हैं। क्या कहते हैं? अति अम्लता। अति अम्लता। तो इसी को एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी कहते हैं। तो जठर रस क्या करता है? HCl अम्ल का स्रावण जो है ना तो अधिक होने देता और ना ही इतना कम होने देता है। यानी कि HCl अम्ल का जो स्रावण होता है उसको नियंत्रित करता है। HCl अम्ल को नियंत्रित करता है स्रावित होने से। जठर रस का वर्क क्या है? HCl अम्ल को नियंत्रित करता है कि इतना ही स्रावित होना, इससे ज्यादा नहीं स्रावित होना जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो आपको यहां से यह भी क्लियर हो जाएगा कि अति अम्लता से बचने के लिए हमारे शरीर में कौन सा रस पाया जाता है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है, कभी कभार आपको खाना खाने के बाद में खट्टी मीठी डकार आती है तो उससे होता है क्या है, कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बार बार डकार आने के कारण हमारा जो स्वाद होता है वह भी खराब हो जाता है और बहुत खराब लगने लगता है। तो ऐसे में होता क्या है कि HCl अम्ल का अधिक स्रावण होने के कारण वो आपको खट्टी मीठी डकार आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनिन जो है तीसरा एंजाइम जो है वो है रेनिन। रेनिन का वर्क क्या होता है? आप सबको पता होगा कि जब भी हम मिल्क खाते हैं, दूध खाते हैं या पीते हैं तो उसमें होता है क्या है? उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन।
दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। जो कैसीन पाई जाती है, रेनिन का वर्क है कैसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पर कैसनेट में बदल देता है। किसमें? कैल्शियम पर कैसिनेट। कैल्शियम पर कैसनेट में बदल देता है कैसीन प्रोटीन को। कैसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पर कैसनेट को बदल देता है। यानी कि रेनिन एंजाइम जो है ये दूध में पाई जाने वाली कैसीन नामक प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, इसका वर्क क्या है? देखिए, पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन, इनमें एक तरीके से संबंध जैसा दिखता है। दोनों का वर्क एक ही है, बस अंतर इतना है कि दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का श्रावण करता है और ये अन्य प्रोटीन का श्रावण करता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो खाने के साथ हम लोग प्रोटीन यूज करते हैं, वो जो प्रोटीन होती है उसको पेंटोस में बदल देता है। किसमें? पेंटोस में बदल देता है। पेप्सिन का वर्क क्या है कि प्रोटीन जो हम खाने के साथ खाते हैं, ठीक है, खाने में पाई जाती है, तो उसको किसमें बदल देता है? पेंटोस में बदल देता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आमाशय तक। अब देखिए, यहां पर एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड है यकृत। सबने नाम सुना होगा, इंग्लिश में बोले तो लीवर कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो लीवर कहते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा पित्ताशय नामक एक थैली पाई जाती है, पित्ताशय। तो ये जो है इनका भी अपना अलग अलग वर्क है। इसके बाद में इधर में आपको पैंक्रियाज अग्न्याशय नाम एक ग्रंथ मिलेगी, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अब आपको बता दें, अब यकृत पर चलेंगे। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। समझ पा रहे हैं आप? तो अब यहां पर सबसे बड़ी ग्रंथ की बात हो गई है, तो सबसे छोटी ग्रंथ कौन हो गई? सबसे बड़ी ग्रंथ तो आपकी यकृत हो गई। लेकिन अगर यहां पर छोटी की बात की जाए, छोटी ग्रंथ, तो छोटी ग्रंथ सबसे कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्रंथ, या पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ। तो ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और लीवर जो होता है ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत जो होता है, यकृत का एक महत्वपूर्ण वर्क ये है कि ये पित्त रस का श्रावण करता है। किसका? पित्त रस का श्रावण करता है यकृत। यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है, पित्त रस का श्रावण होता है, यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, पित्त रस स्टोर कहां पे होता है? तो पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है, बट इसका जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है। कहां पर? पित्ताशय। अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पर यकृत है ऊपर, और इसके पास में छोटा सा पित्ताशय नाम का एक छोटा सा थैली नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। ये देखिए, अब यकृत से पित्त रस का श्रावण हुआ, कहां इकट्ठा हुआ? पित्ताशय में। कहां इकट्ठा हुआ? पित्ताशय में। अब हम लोग कहां पर थे? आमाशय में भोजन था, यहां से 4 एंजाइम ने अपना वर्क किया। अब जो भोजन है वो यहां से छोटी आंत में प्रवेश करेगा, और ये आपको दिख रहा है जो ये वाला भाग, ये छोटी आंत है। कौन सी आंत है? छोटी आंत है। और छोटी आंत के बाद में ये यहाँ पर सीकम के द्वारा, इसकी सीकम के द्वारा ये बड़ी आंत से जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जाने के बाद में अंतिम रूप से पाचन होगा। उसके बाद में गुदा द्वार के द्वारा बाहर भोजन निकल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे, अब छोटी आंत में भोजन आ चुका है, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत में भोजन पहुंचते ही 2 ग्रंथियां कार्य करने लगती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। 2 ग्रंथियां कौन कौन सी? एक तो आपका हो जाएगा यकृत, और दूसरा आमाशय, पैंक्रियाज अग्न्याशय। ये जो 2 ग्रंथियां ये सक्रिय हो जाती हैं और अपने अपने एंजाइम्स, अपने अपने
इनमें से जो रसों का स्रावण होता है वो शुरुआत हो जाता है, रसों का स्रावण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आमाशय से भोजन जैसे छोटी आंत में पहुंचता है तो दो ग्रंथियां कौन कौन सी, यकृत और अग्न्याशय सक्रिय हो जाती हैं। यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है और ये पित्तरस जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, पित्तरस भी छोटी आंत में पहुंच जाता है। पित्तरस भी कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, साथ में ही यहां से इसकी दौड़ शुरू हो जाती है और पित्तरस जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है तो भोजन को कैसा बना देता है, उदासीन बना देता है। पित्तरस भोजन को उदासीन बना देता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सब जानते होंगे पित्तरस जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्लीय स्वरूप आमाशय से भोजन को प्राप्त हो चुका था और अम्लीय स्वरूप में क्षारीय स्वरूप भी अगर मिला दिया जाए, क्षार मिलाया जाता है तो वो उदासीन बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो छोटी आंत में भोजन का स्वरूप कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। और यहां पर अगर बात की जाए छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जो भोजन होता है वो सबसे अधिक देर तक रुकता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी, 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबाई होती है छोटी आंत की। तो सबसे अधिक देर जो भोजन है वो छोटी आंत में ही पाया जाता है और छोटी आंत में ही उंगली नुमा, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मेरी उंगली है, ये जो उंगली है, ये इस प्रकार की उंगली नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये आंत का आंतरिक भाग है, आंत का आंतरिक भाग है, इस प्रकार से आंत का आंतरिक भाग है। तो ये वाली जो संरचनाएं हैं, ये वाली इनको बोला जाता है दीर्घ उर्मिकाएं। दीर्घ उर्मिकाएं। तो छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाओं को दीर्घ उर्मिकाएं कहा जाता है, जो क्या करती हैं, पोषक तत्वों का, जितने भी हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लेती हैं। उनका क्या करती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। और यह प्रक्रिया जो है दीर्घ उर्मिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, यही प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो यहां से अवशोषण प्रक्रिया आपको समझ में आई। अवशोषण का कार्य भी होता है हमारे भोजन के पाचन क्रिया में। उसके बाद में बात करें, ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रत्येक अंग तक पहुंचेंगे। तो प्रत्येक अंग तक पहुंचने के लिए होता क्या है कि जो ये दीर्घ उर्मिकाएं होती हैं ये पोषक तत्वों को भोजन से अवशोषित कर लेती हैं। तो अवशोषित करने के बाद में जब पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाती हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। तो दीर्घ उर्मिकाओं के द्वारा जब पोषक तत्वों को पूरे शरीर में हर एक अंग तक, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है तो यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। इसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि अग्न्याशय जो यहां पर एक मिश्रित ग्रंथि है, इसके द्वारा जो जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका वर्क क्या क्या है। तो अब हम थोड़ा पैंक्रियाज के विषय में भी पढ़ेंगे। आपको बता दें ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी, मिश्रित ग्रंथि है। और इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। दोनों का स्रावण होता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। देखिए अब इससे कुल 5 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है। अग्न्याशय से कुल 5 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है और वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। तो पहला जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है,
तो इससे पहले जब आमाशय हमने पढ़ा तो वहां 4 प्रकार के एंजाइम का स्रावण हो रहा था, जिनमें से एक था पेप्सिन। तो पेप्सिन का वर्क था प्रोटीन को पेंटोस में बदलना, और यहां पर ट्रिप्सिन का वर्क है पेंटोस को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। किसमें? पॉलीपेप्टाइड। पेंटोस को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है कौन सा? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन के बाद में जो अगला एंजाइम जो स्रावित होता है अग्न्याशय से, उसका नाम है इरेप्सिन। कौन सा नाम है? इरेप्सिन नाम का एंजाइम। और इरेप्सिन का वर्क क्या होता है? अभी प्रोटीन का पूरी रीत से क्या हुआ? पाचन नहीं हो पाया है। इरेप्सिन का वर्क होता है, ये जो पेंटोस को पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया गया, और पॉलीपेप्टाइड जो होता है इसको किस में बदलना? अमीनो अम्ल में बदलना। इसका वर्क क्या होता है? तो इरेप्सिन का वर्क क्या है? पॉलीपेप्टाइड को किस में बदलना? अमीनो अम्ल में बदल देना। अमीनो अम्ल में बदलना। तो यहां पर जब प्रोटीन पेंटोस में बदल ली, पेंटोस से पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में बदल गई, तो इस प्रकार से प्रोटीन का पूरा तरीके से क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। अब बात करते हैं अगला जो है उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज जो होता है, लाइपेज। और लाइपेज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको पीछे बैक ले चलूंगा। यहां पर जो यकृत था, यहां से पित्त रस का जो स्रावण होता था, ये क्या करता है? ये वसा की जो मोटी मोटी गोलियां होती थी उनको छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। वसा की पित्त रस जो था वो वसा की छोटी छोटी गोलियों को मोटी मोटी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। और यहां पर वही लाइपेज का वर्क है, छोटी छोटी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों को गिल्फ्राल या फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज का वर्क क्या है कि वसा की जो छोटी छोटी गोलियां थी उनको गिल्फ्राल या फैटी एसिड में बदल देता है। तो यहां से आपको 3 एंजाइम पता चल गए। चौथा एंजाइम जो है वो है माल्टोस। अब देखिए यहां पर 2 वर्ड हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। एक तो अभी मैंने ऊपर बताया था माल्टोज यानी कि जो आपका क्या बताया था, टाइलिन एंजाइम जो था, जो टाइलिन एंजाइम था उसने मंड को यानी कि स्टार्च को किस में बदला था? माल्टोज में बदला था। किसमें? माल्टोज में बदला था। और वो माल्टोज इस तरीके से लिखा जाता है, माल्टोज। लेकिन ये जो माल्टोज एंजाइम है, ये सा अंतिम अक्षर जो होता है इसका सा होता है और उसका जा होता है, ये याद रखना। अब जो माल्टोज का वर्क है, ये माल्टोज जो था, माल्टोज ऊपर मंड और स्टार्च को टाइलिन एंजाइम ने माल्टोज में बदला था। अब वही माल्टोज बदल जाएगा, माल्टोज को बदल देगा ये ग्लूकोज में। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा कौन? माल्टोस नाम का एंजाइम। अब जो आखिरी एंजाइम बचा है उसका नाम है एमाइलेज। 5वां एमाइलेज। और टाइलिन को ही इमाइलेज भी कहा जाता है, इमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। और यहां पर एमाइलेज मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो अब देखिए यहां पर एमाइलेज एमाइलेज नाम का एंजाइम है, ये क्या करता है? ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है।
और इस प्रकार से यहाँ पर ये कुल 5 प्रकार के जो एंजाइम थे उनके विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये अग्न्याशय से स्रावित होने वाले 5 एंजाइम्स थे और जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है मनुष्य के शरीर में भोजन को पचाने में। तो अब आपको बता दें, छोटी आंत में अभी भोजन है और छोटी आंत में लगभग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का लगभग पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन हो जाता है, पाचन पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़े तो यहां पर आपका पोषक तत्व भी क्या हुए, अवशोषित कर लिए गए। तो यहां पर बचा क्या, अपशिष्ट बचा हुआ है, अपशिष्ट और उसमें जल। तो अब भोजन अब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा और वो कैसे जाएगा इसके विषय में भी थोड़ा देखते हैं। तो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में किस प्रकार जाता है, सीकम के माध्यम से। यहाँ पर जो जोड़ होता है उसको सीकम कहते हैं और सीकम के माध्यम से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत में जैसे प्रवेश करता है और बड़ी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है बड़ी आंत। नाम बड़ी आंत है लेकिन है छोटी आंत से छोटी, समझ पा रहे हैं। तो बड़ी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है। बड़ी आंत में जल का भी अवशोषण हो जाता है। किसका, जल का भी अवशोषण हो जाता है। और जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो फिर उसके बाद में बचेगा क्या, केवल अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, जिसको हम हिंदी में मल कह सकते हैं। तो जब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश किया और बड़ी आंत में अंतिम रूप से पाचन हुआ, जल का अवशोषण हो गया तो बचा अपशिष्ट। और वो अपशिष्ट क्या होता है, आप लोगों को पता है कि गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है भोजन को पचाने की। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार आज हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्सर्जन तंत्र या तंत्रिका तंत्र या फिर कोई अन्य तंत्र के विषय में भी हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो आप लोग पाने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन जो भी स्टडी करते हैं या जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। लिंक आपको जो है तो जल्द से जल्द आप शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।